मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट ये हमारा सेकेंड लेक्चर है 15 ग्रुप का। फर्स्ट वाले लेक्चर में हम पढ़ चुके थे इसकी प्रॉपर्टीज, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, ऑक्सीडेशन स्टेट था, हाइड्राइड्स थे, मेटेलिक कैरेक्टर था। अब हम पढ़ेंगे हैलाइड्स। हैलाइड्स ऑफ ग्रुप 15। ग्रुप 15 एलिमेंट्स फॉर्म टू टाइप्स ऑफ हैलाइड। पहला है ट्राई हैलाइड NX3 और दूसरा है पेंटा हैलाइड्स MX5। ट्राई हैलाइड्स तो सारे एलिमेंट्स बनाते हैं, नाइट्रोजन से लेके बिस्मथ तक। ट्राई हैलाइड्स सारे एलिमेंट बनाएंगे, NCl3, PCl3, AsCl3, SbCl3, BiCl3। लेकिन पेंटाहेलाइड NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता है, बाकी सारे बनाएंगे। नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड नहीं बनाता है। यहां पे एक क्वेश्चन आता है कि PCl5 एग्जिस्ट बट NCl5 डज नॉट एग्जिस्ट। इस बात को आपको एक्सप्लेन करना है। इसका बहुत सिंपल सा फंडा है कि नाइट्रोजन की बैलेंस सेल में वैकेंट ऑर्बिटल्स नहीं होती हैं, 1s2 2s2 2p3। अब देखो, बाहर वाली सेल है 2, ये वाली, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, तो नाइट्रोजन सिर्फ 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। यहां पर नहीं है वैकेंट d ऑर्बिटल्स, जिस वजह से नाइट्रोजन 3 से ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना सकता है। ड्यू टू अब्सेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल्स, नाइट्रोजन कैन नॉट एग्जिस्ट, नाइट्रोजन कैन नॉट एक्सटेंड इट्स कोवेलेंसी बियॉन्ड 3। नाइट्रोजन 3 से ज्यादा अपनी कोवेलेंसी आगे नहीं बढ़ा सकता ड्यू टू अब्सेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल्स। अब आप फास्फोरस में आ जाइए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 और यहाँ पे 3d 0 होता है, बाहर वाली सेल ये है। अब देखो, नॉर्मल केस में यानी ग्राउंड स्टेट में इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये 3 बॉन्ड बनाएगा और PCl3 बन जाएगा। अब यहाँ पे एक्साइटेशन होगा, ये इलेक्ट्रॉन आगे जा सकता है क्योंकि आगे वैकेंट ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं। अब ये नाइट्रोजन बना लेगा, सॉरी फास्फोरस बना लेगा 5 बॉन्ड, यानी PCl5 एग्जिस्ट करेगा, बाकी सब में वैकेंट ऑर्बिटल्स होंगे, तो सारे के सारे बना सकते हैं 5 बॉन्ड। ग्राउंड स्टेट में 3, एक्साइटेड स्टेट में 5। नाइट्रोजन कैन नॉट एक्सटेंड इट्स कोवेलेंसी बियॉन्ड 3 ड्यू टू अब्सेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल्स, ड्यू टू व्हिच NCl5 does not exist but PCl5 exists because phosphorus have vacant d orbitals in its valence shell। अब हम अगर इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में आए तो जो भी ट्राई हैलाइड है, इन पहले हम ट्राई हैलाइड की बात कर रहे हैं। सारे के सारे ट्राई हैलाइड में एक बॉन्ड पेयर है और लोन पेयर है, यानी 3+1 की कंडीशन है। तो ये सारे के सारे कैसे होंगे? पिरामिडल। और सारे के सारे कैसा बॉन्ड बना रहे होंगे? कोवैलेंट। बट BiF3 इज आयोनिक इन नेचर, क्योंकि Bi के अंदर मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा है और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। अगर हम इसमें ऊपर से नीचे मूव करेंगे तो ये है तो कोवेलेंट, मगर ऊपर से नीचे आने पर इनके अंदर आयनिक कैरेक्टर थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा, कोवेलेंट थोड़ा थोड़ा कम होता हुआ चला जाएगा। तो एक तो ट्राई हैलाइड के बारे में ये है। दूसरी, जितने भी हैं ये ट्राई हैलाइड्स NCl3 को छोड़ दो, बाकी सारे के सारे में वैकेंट d ऑर्बिटल्स, जिस वजह से
ये लोन पेयर को उसमें रख लेंगे। NCl3 में वेकेंट ऑर्बिटल्स नहीं है, PCl3 ये क्लोरीन है, क्लोरीन पे लोन पेयर है, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, लुईस बेस, और ये उस लोन पेयर को अपनी वेकेंट ऑर्बिटल्स में रख के कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, PCl5 होगा। ऐसे ही PF3 F2, इस F2 पे लोन पेयर है, ये कैसे लोन पेयर है, 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक की शेयरिंग हो गई 6 बचे, तो ये लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेंगे, जिस वजह से ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करेंगे। लेकिन नाइट्रोजन का जो ट्राइहेलाइड है वो लोन पेयर को एकोमोडेट नहीं कर सकता ड्यू टू अब्सेंस ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल्स। तो जितने भी हैं ट्राइहेलाइड उनमें नाइट्रोजन के ट्राइहेलाइड को छोड़ दो, बाकी सारे बिहेव करते हैं लुईस एसिड की तरह। अब दूसरी बात, हाइड्रोलिसिस जब इनका होता है तो इजीली हाइड्रोलाइज हो जाएंगे, और लेकिन हाइड्रोलिसिस के जो प्रोडक्ट हैं वो अलग अलग है। जैसे ये होगा, ये कुछ और बनाएगा, प्रोडक्ट अलग अलग होंगे लेकिन हाइड्रोलिसिस सबका हो जाएगा। दे कैन बी इजीली हाइड्रोलाइज्ड बट द हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट आर डिफरेंट। ये हमारी थी बच्चों ट्राइहेलाइड के बारे में बात। अब बात आती है पेंटाहेलाइड। पेंटाहेलाइड में हम वो वाला क्वेश्चन कर चुके हैं कि नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड नहीं बनाता है क्योंकि उसके अंदर वेकेंट ऑर्बिटल्स नहीं होती हैं, बाकी सारे बनाते हैं। अब पेंटाहेलाइड सारे बनाएंगे फास्फोरस से लेके आगे तक के। तो हर पेंटाहेलाइड में हर पेंटाहेलाइड के अंदर वेकेंट ऑर्बिटल्स होंगी, तो ये लोन पेयर को इजीली ले सकते हैं। F ले लेंगे, PF6 माइनस बन जाएगा, ये लोन पेयर देगा तो ये लुईस बेस हो गया और ये हो गया लुईस एसिड। क्योंकि इनके अंदर वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं इसलिए ये लोन पेयर को ले लेंगे, और जब ये लोन पेयर को ले लेंगे तो ये बिहेव करेंगे लुईस एसिड की तरह। जैसे जैसे हैलोजन का साइज बढ़ेगा, ये जो MX5 के पेंटाहेलाइड बनेंगे, MX बॉन्ड लेंथ बढ़ती चली जाएगी। जैसे MF और MCl, M इज द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15, फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, क्लोरीन का बड़ा होगा, ब्रोमीन का और बड़ा होगा, आयोडीन का और बड़ा होगा। एज द साइज ऑफ हैलोजन एटम इंक्रीजेस, MX बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, जिस वजह से उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती हुई चली जाएगी। तो ब्रोमाइड एंड आयोडाइड ऑफ फास्फोरस डज नॉट एग्जिस्ट। दो रीजन है, एक तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी जिस वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, दूसरी बात फास्फोरस 5 ब्रोमीन को अपने चारों तरफ एकोमोडेट नहीं कर सकता। P का साइज छोटा है, ब्रोमीन का साइज बड़ा है, तो 5 ब्रोमाइड एटम P के चारों तरफ नहीं आ सकते। 5 क्लोरीन तो आ सकते हैं, 1 2 3 4 5, क्योंकि क्लोरीन का साइज छोटा होता है। तो पेंटाब्रोमाइड एंड पेंटा आयोडाइड्स ऑफ फास्फोरस डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों एग्जिस्ट नहीं करते हैं? क्योंकि फास्फोरस 5 ब्रोमाइड और 5 आयोडाइड को अपने चारों तरफ एकोमोडेट नहीं कर सकता। ये थे पेंटा हैलाइड्स के बारे में। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है बच्चों, PCl5 on heating dissociates into PCl3 and Cl2। इस बात को आपको एक्सप्लेन करना है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है। जब आप इसको हीट करते हैं तो ये PCl3 और Cl2 में एग्जिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये जो 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होते हैं
इनकी लेंथ कम होती है और जो एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं उनकी लेंथ ज्यादा होती है। तो हीट करने पर जो बॉन्ड लंबा होगा वो वीक होगा, ये बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये Cl और Cl मिलके Cl2 बन जाएगा और ये बचेगा PCl3। तो कहोगे इट हैज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर, द टू एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन द थ्री इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, दैट्स व्हाई इट डिकम्पोज इनटू PCl3 एंड Cl2। एक क्वेश्चन और है, गैसियस स्टेट में तो ये PCl5 एग्जिस्ट करता है, मगर सॉलिड स्टेट में दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं, एक Cl- यहां से हट जाएगा, वो दूसरे वाले PCl5 में जुड़ जाएगा, तो सॉलिड स्टेट में ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले वाले से एक Cl- हट के दूसरे पे चला जाएगा, सॉलिड स्टेट में डाइवराइजेशन हो जाता है और ये बनेगा। तो ये था पेंटाहेलाइड्स के बारे में डिस्कशन हमारा। इसकी प्रॉपर्टीज नहीं है, वो प्रिपरेशन नहीं है सिलेबस में, सिर्फ इनकी प्रॉपर्टीज हैं। यहाँ पे दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं बच्चों, एक तो ये कि PCl5 ऑन हीटिंग डिसोसिएट्स जो मैंने अभी बताया था इनटू PCl3 एंड Cl2, और एक वो आया था कि NCl5 डज नॉट एग्जिस्ट बट PCl5 एग्जिस्ट। और ये जो भी पेंटाहेलाइड्स हैं इनमें जैसे जैसे हेलोजन एटम का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी और बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, थर्मल स्टेबिलिटी भी कम होगी। अब आते हैं बच्चों ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस। ऑक्सो वर्ड कहें या ऑक्सी वर्ड कहें एक ही बात है। मैं ऑक्सो लिख रहा हूं, अगर ऑक्सी लिखा हुआ होगा OX भाई तो भी चलेगा। ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस बहुत सारे ऑक्सो एसिड बनाता है, उन ऑक्सो एसिड में P डबल बॉन्ड O होगा, POH बॉन्ड होगा एंड इन दो बॉन्ड के साथ साथ PH या PP बॉन्ड भी प्रेजेंट होंगे, लेकिन इन दोनों में से कोई एक होगा, ये दोनों नहीं हो सकते। यानी दिस प्लस दिस या दिस प्लस दिस। कहने का मतलब है ये और ये एक कॉम्बिनेशन ये है ऑक्सो एसिड में, या तो ये वाले बॉन्ड होंगे या फिर ये वाले बॉन्ड होंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि ये दोनों बॉन्ड एक साथ प्रेजेंट हो। इनको हम बोलते हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस। पहला है फॉस्फेनिक एसिड, H3PO2। इसका फार्मूला क्या है? H3PO2 आपको याद करना है, ठीक है बहुत। अब इसमें P का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे आप, 3H प्लस P प्लस 2 ऑक्सीजन इक्वल टू 0। H का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और O का -2, ये हो गया 3 और ये 4 माइनस का, यानी P का ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +1। यहाँ पर जो ऑक्सो एसिड में सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है इनकी बेसिसिटी निकालना, कि कितने H+ आयन लिबरेट होंगे। आपको लग रहा है कि 3H है तो 3H+ निकलेंगे, इसकी बेसिसिटी यानी वैलेंसी फैक्टर 3 होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। होता क्या है, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो टेट्राहेड्रल बनता है। आप ये मान लोगे कि टेट्राहेड्रल के सेंटर पे आपको P रखना, ऊपर डबल बॉन्ड O लगा दो, अब O बचे 1 और 3H बचे, यानी आपके पास 3H और 1 ऑक्सीजन बचा, OH बॉन्ड बनेंगे 1। अब O चला गया और 2 H बचे। कितने H बचे? 2। वो 2 H यहां जोड़ दो। अब देखो OH बॉन्ड को ओपन करो, O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को O अपनी तरफ खींचेगा, जिस वजह से यहां से ये H निकलेगा कौन सी फॉर्म में? H+ की फॉर्म में। ये वाला H+ की फॉर्म में नहीं निकलेगा बच्चों, क्योंकि P इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता है कि इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच पाए। तो ना तो ये H+ रिमूव होगा, ना ये रिमूव होगा, ये रिमूव होगा। जो HO से जुड़ा हुआ है वो ही रिमूव होगा। यानी आप OH देख लो, इसमें 1 है,
यानी इसका वैलेंसी फैक्टर 1 होगा। दिस इज मोनो बेसिक। तो फॉस्फेनिक एसिड का फार्मूला, उसमें P का ऑक्सीडेशन स्टेट और उसकी बेसिसिटी, ये याद करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई एसिड है, मैं नेक्स्ट दे रहा हूं फास्फोरस एसिड। इसी को हम बोल देते हैं ऑर्थो फास्फोरस एसिड H3PO3। अब इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट आप P का अपने आप निकाल लोगे, H का +1 रखोगे, O का -2 रखोगे, तो P का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +3। अब स्ट्रक्चर बनाओ, P डबल बॉन्ड O बनाओ, O बचे 2 और H बचे 3, OH बन जाएंगे 2 और एक H बन गया। यहां से एक H+ निकलेगा, एक H+ यहां से निकलेगा। दिस इज डाई बेसिक। तो H+ दिखाई दे रहे हैं 3, मगर इसका वैलेंसी फैक्टर है 2। ये हो गया सेकेंड वाला हमारा। थर्ड आएगा बच्चों पायरो फास्फोरस एसिड। इसका फार्मूला कैसे बनाओगे? फास्फोरस एसिड का फार्मूला आपको पता है। इसके 2 मॉलिक्यूल ले लो और उन दोनों में से एक H2O रिमूव कर दो। अब H बचे 4, P बचे 2, O थे 6, एक यहां आ गया, O बचे 5। दिस इज द फार्मूला ऑफ पायरोफॉस्फोरस एसिड। यानी फास्फोरस एसिड के 2 मॉलिक्यूल लोगे जब भी पायरो वर्ड आएगा। अब यहां पर अगर P का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो आएगा +3, H का आप रखना +1 और O का रखना -2। अब स्ट्रक्चर देखो, 2 P है, बना लो, डबल बॉन्ड O लगा दो। अब देखो बच्चों, O बचे 3 और H बचे 4, तो OH बन के आ रहे हैं 3, लेकिन हमको OH उतने बनाने हैं जो दोनों P पे आधे आधे डिवाइड हो गए। तो 3 OH बनाएंगे तो डिवाइड नहीं होंगे, तो 2 OH बना दो, एक यहां लगा दो और एक यहां लगा दो। अब O बचा 1 और H बचे 2, 2 H में से एक H यहां डिवाइड कर दो। अब ये जो O बचा वो बीच में आ जाएगा कॉमन, यहां से एक H+ निकलेगा, एक H+ यहां से निकलेगा, ये वाला H+ की फॉर्म में नहीं निकलेगा, तो इसका वैलेंसी फैक्टर हो गया 2। दिस इज डाई बेसिक एसिड। भले ही इसमें H4 है मगर ये है डाई बेसिक। तो 3 हमारे हो गए। नेक्स्ट आता है 4th, ऑर्थो फास्फोरिक एसिड। इसका जो फार्मूला होगा ये होगा, P का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे +5 आएगा और जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो डबल बॉन्ड O बन गया। अब 3 O बचे और 3 H, यानी 3 OH बन जाएंगे और ये हो जाएगा ट्राई बेसिक। ये था ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। अब आएगा पायरोफॉस्फोरिक एसिड। जब पायरोफॉस्फोरिक एसिड आए तो आप फॉस्फोरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल ले लो और उन 2 में से एक H2O निकाल दो, तो ये आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें भी आ रही है। अब देखो बच्चों, हमने 2 P बना लिए, मान लो ऐसे हम बना रहे हैं, फिर से डबल बॉन्ड O 2 लगा दिए। अब O बचे हमारे 5 और H बचे 4, OH बन जाएंगे 4, तो एक OH यहां आ जाएगा, एक यहां और एक यहां। अब एक क्या बचा? O बचा, उस O को बीच में ले आओ, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 टेट्रा बेसिक। इसका बेसिसिटी 4 हो गई। ये हमारा था 5th एसिड। हमने पहला पढ़ा फास्फेनिक एसिड, फिर पढ़ा फास्फोरस एसिड, फिर पढ़ा पायरोफॉस्फोरस एसिड, फिर पढ़ा फास्फोरिक एसिड, फिर पढ़ा पायरोफॉस्फोरिक एसिड। जिसको हम फास्फोरिक एसिड बोलते हैं उसका नाम होता है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। जनरली ऑर्थो वर्ड यूज नहीं करते हैं।
6 आएगा हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, इसका फार्मूला है बच्चों H4P2O7। इसमें P का ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालोगे तो P का ऑक्सीडेशन स्टेट आप अपने आप निकाल लोगे, +5 आएगा। स्ट्रक्चर बनाओ बच्चों, O बचे 5, H4P2O6 है बच्चों, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा 12+4, ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +4। अब O बचे हमारे पास 4, H बचे 4, OH बन जाएंगे 4, 2 इसको दे दो और 2 इसको दे दो। अब जो फिफ्थ बॉन्ड बनेगा वो ये बन जाएगा, एक H+ ये निकलेगा, एक ये निकलेगा, एक ये और एक ये। दिस इज आल्सो टेट्रा बेसिक। ये था हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। अब नेक्स्ट आएगा बच्चों और लास्ट, हमारा पायरो 6 हो गया, 7th आएगा मेटा फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड लो, जब कभी मेटा आए तो 1 मॉलिक्यूल लेते हैं और जब पायरो वर्ड होता है तो यहां पर 2 लेते हैं और इसमें से एक H2O निकाल दो। अब H बचे 1, PO3। दिस इज द फार्मूला ऑफ मेटाफॉस्फोरिक एसिड। P का ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालोगे बच्चों +5। अब P डबल बॉन्ड O बना दो, 2 O बचे और एक H, एक बन जाएगा OH। अब जो बचा एक O वो इससे बनाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। P के 5 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हुए, एक यहां और एक यहां 3 और 2 से इसने बनाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहां से एक निकलेगा H+, तो दिस इज मोनो बेसिक। ये जो है मेटाफॉस्फोरिक एसिड बच्चों, ये ट्राइमर बना देता है, HPO3 और इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको बोलते हैं साइक्लो मेटा फास्फोरिक एसिड। इस ट्राइमर का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, आप बेंजीन में ऑल्टरनेट पोजीशन पर P और O लगा दो, P और O, ये हमने बेंजीन रिंग जैसा बनाया, ऑल्टरनेट पोजीशन पे P और O लगा दिए। अब यहाँ डबल बॉन्ड O लगा दो और एक OH लगा दो, फिर यहाँ डबल बॉन्ड O लगा दो, एक OH लगा दो, डबल बॉन्ड O लगा दो, एक OH। अब देखो OH हो गए 3 हो गए, P हो गए 3 और ये O भी हो गया 3 जगह और ये O भी हो गया 3 जगह। ये हो गया स्ट्रक्चर ट्राइमर का, इसका साइक्लोमेटाफॉस्फोरिक एसिड। साइक्लोमेटाफॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। साइक्लोमेटाफॉस्फोरिक एसिड में कितने पाई बॉन्ड हैं ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। एक पाई बॉन्ड यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। कितने इसमें सिग्मा बॉन्ड हैं वो कैलकुलेट कर सकते हो। ये सारे सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, एक सिग्मा यहाँ पर है O और H के बीच में, तो एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ और एक यहाँ और एक, बाकी इन सब में एक है, डबल बॉन्ड में एक। यानी साइक्लोमेटाफॉस्फोरिक एसिड में आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट करने हैं। तो इस लेक्चर में हमने पढ़े ट्राइहेलाइड, पेंटाहेलाइड एंड ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस के ऑक्सो एसिड में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो इनका स्ट्रक्चर बनाना और उसकी बेसिसिटी निकालना। जितने भी बच्चों मैंने आपको नोट्स भेजे हैं उसमें पेज नंबर 9 तक का मैंने इसमें कवर कर दिया। थैंक यू।